नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं आज प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था पर बातचीत करूँगा। जैसा कि एक पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि यह पाठ्यक्रम प्रतिनिधि हिंदी कहानियों पर केंद्रित है। गुलेरी जी की यह कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अमर कहानी है। इस कहानी पर आज मैं इस व्याख्यान में चर्चा करूंगा। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि यह पूरा पाठ्यक्रम 20 व्याख्यान का है और एक कहानी पर 2 व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे। पहले व्याख्यान में अर्थात उस कहानी के पहले व्याख्यान में हम उसके कथानक, उसकी अंतर्वस्तु की चर्चा करेंगे, जिसमें कि पात्र, वातावरण और उसकी अंतर्वस्तु की चर्चा होगी। साथ ही उसके सामाजिक रिश्तों और उनके बदलते हुए संदर्भों पर भी मैं बात करूंगा। इसके साथ ही मैं इस पक्ष पर भी चर्चा करूंगा कि कौन सा सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा इस कहानी के केंद्र में है और उसका आज क्या महत्व है। इस कहानी पर चर्चा करने के क्रम में इसके दूसरे व्याख्यान में इस कहानी की अभिव्यक्ति पक्ष पर मैं चर्चा करूंगा, जिसे आप शिल्प पक्ष या रूप पक्ष के रूप में भी लक्षित कर सकते हैं। जब मैं रूप पक्ष की बात करता हूं तो उसके अंतर्गत भाषा आती है, संवाद आता है, उसका संप्रेषण आता है और पाठकों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज कहानी के पहले व्याख्यान पर अपनी बातचीत शुरू करते हैं। और इस पहले व्याख्यान में मैं कहानी के अंतर्वस्तु अर्थात कथानक का संदर्भ लेता हूं। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुलेरी जी मुख्यतः संस्कृत के आचार्य थे, जिन्होंने हिंदी में महज 3 कहानियाँ लिखीं। इनके नाम हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। यह वही अमर कहानी है उसने कहा था जिसके बारे में आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और जिस पर कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह एक अनूठी उपलब्धि है कि एक कहानी अर्थात उसने कहा था के आधार पर गुलेरी जी हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर कथाकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। यह कहानी 1915 में तब की अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और प्रकाशित होने के साथ ही हिंदी जगत में अत्यंत चर्चा का विषय हो गई थी। इस कहानी पर अपने समय के सभी महत्वपूर्ण आलोचकों ने किसी न किसी रूप में अपनी टिप्पणी अवश्य दी है। इसलिए जो हिंदी साहित्य के पारंपरिक रूप से या जिन छात्रों ने कक्षाओं में इन कहानियों को नहीं पढ़ा है, वे जब इस कहानी से परिचय प्राप्त करेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वे न केवल कहानी की अंतर्वस्तु और उसके भाषाई संदर्भों से परिचय प्राप्त करेंगे, बल्कि मुझे लगता है कि उस प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस कहानी के माध्यम से आप जीवन की उस पूरी त्रासदी, पूरा समर्पण, पूरा प्रेम, उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस नाते सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि यह कहानी असल में पहले
विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, जिसमें बचपन के प्रेम के दायरे में उत्सर्ग व बलिदान की भावना को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें जमादार लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच बचपन में जो प्रेम अंकुरित हुआ था, यानी लहना सिंह जो जमादार था सेना में, और सूबेदारनी जो उसकी पुरानी दोस्त थी जिससे बचपन में वो प्यार करता था, उनके बचपन के प्रेम को आधार बना करके यह कहानी विकसित कही गई है। और उन दोनों के बचपन के प्रेम प्रसंगों को किस तरह से रचनाकार ने युद्ध की पृष्ठभूमि में एक दूसरे के प्रति समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है, इस कारण से यह कहानी इस रूप में बहुत ही अनूठी कहानी है। इसमें 3 पात्र हैं, जमादार लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह। चौथे पात्र के रूप में सूबेदारनी है, जो बोधा की माँ है। कहानी आरंभ होती है अमृतसर के चौक बाज़ार से, जहाँ 12 वर्ष का एक लड़का और 8 वर्ष की एक लड़की मिलते हैं, और बातचीत में लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, अर्थात तेरी शादी हो गई। यह चूँकि पंजाब का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की भाषा में पंजाबी का प्रचुर प्रयोग भी हुआ है, और ये रोचक बात है। इस सवाल का जब वो लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, तो जैसा स्नेह सिद्ध जवाब उस लड़की ने दिया है, वह इस कहानी का केंद्रीय आधार है। और जब वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वह बहुत ही रुखाई से, ऐसा लगता है कि उसके मन में भी बचपन में दोनों के बीच में एक प्रेम पल रहा था, एक किशोर वय का प्रेम था। लेकिन उसकी चूँकि लड़की की शादी अचानक कर दी गई, और उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, तो जिसकी वजह से वो झुंझलाती है, और झुंझला करके एक प्रतिक्रिया देती हुई लगभग तेज़ी से और एक गुस्से में बोलती है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यहाँ इस कहानी के आरंभ में लड़का और लड़की के बचपन के प्रेम को दिखाया गया है, और धत शब्द के माध्यम से दोनों के बीच के किशोर प्रेम को स्वर दिया गया है। इसके बाद कहानी में प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे का चित्रण किया गया है, जिसमें फ्रांस व जर्मनी के बीच के युद्ध में फ्रांस की ओर से भारत की पलटन जाती है, जिसमें जमादार हजारा सिंह, सूबेदार लहना सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह भी जाते हैं। यह बोधा सिंह अभी 1 वर्ष पहले ही सेना में भर्ती हुआ था, जिसे सूबेदारनी बहुत भारी मन से विदा करती है, क्योंकि 5 बच्चों में यही एक बचा हुआ था। अब आप देखें कि सूबेदारनी वही लड़की है जिसने कहा था पंजाब के उस बाज़ार में कि धत देखते नहीं तुम, समझते नहीं तुम, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। उसी सूबेदारनी के 5 बच्चे होते हैं। कालांतर में जब उसकी शादी हो जाती है सूबेदार से, सूबेदार हजारा सिंह से, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, और जब शादी हो जाती है तो उसके 5 बच्चे होते हैं, 4 काल कवलित हो जाते हैं। एक बोधा जो उसका बेटा है वही जीवित रहता है। सूबेदारनी की चिंता उस बोधा के प्राण को बचाने की चिंता है, और यह भी है कि देश सेवा के लिए लाम पर यानी युद्ध पर जाना ही है, वह रोक भी नहीं सकती। अब यह आप देखेंगे कि एक माँ है जो एक बच्चे को लाम पर भेजना चाहती है, लेकिन उसके जीवन पर संकट न आए इसकी चिंता भी करती है, तो जीवन की संकट पर आँच न आए। जीवन रक्षक कौन हो सकता था? तो उसे उसी समय बचपन के उसका जो प्रेमी, जो कह सकते हैं किशोर वय में जिसका प्रेम पनपा था, उसी जमादार लहना सिंह से अपनी कुछ बात कहती है। यह पूरी कहानी की संरचना इसी 2 पात्रों के बीच के संवाद, उनकी परस्पर भाषाई आदान प्रदान, उनके संवेदनात्मक विस्तार, इन पर ही वह पूरा के पूरा केंद्रित है।
तो इस रूप में देखें कि इस कहानी का जो कथानक है वो अचानक मोड़ लेता है। जब लहना सिंह को अचानक फौज से आदेश मिलता है कि वह लाम पर निकले और निकलते समय सूबेदार हजारा सिंह के घर से होता हुआ जाए, क्योंकि हजारा सिंह को भी युद्ध पर जाना था। जब लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचता है तब वहां सूबेदार ने उसे पहचान लेती है और उससे अलग से मिलती है, जहां वह बताती है कि 25 वर्ष पहले अमृतसर के बाज़ार में जो तेरी कुड़माई वाली लड़की मिली थी वह वही है। इतना सुनते ही दोनों 25 साल के पूर्व की स्मृति में खो जाते हैं। लेकिन ठीक इसी समय सूबेदारनी लहना सिंह से एक वचन भी लेती है कि वह साथ जा रहे उसके बेटे बोधा सिंह के जीवन की रक्षा करे। लहना सिंह उसे वचन देता है और ये बड़ी बड़ी मार्मिक बात है। लहना सिंह ये जानते हुए कि जीवन में खतरा है उसे वचन देता है और जर्मनों से लड़ते हुए युद्ध के मोर्चे पर जब वह जर्मन लपटन साहब की साजिश का शिकार होता है तब वह खुद को युद्ध में झोंक देता है और निमोनिया से ग्रस्त बोधा सिंह को बचाने के लिए सबसे पहले वह अपने पिता हजारा सिंह के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज देता है, जिससे उसका जीवन बच सके और उसका जीवन बचा भी। सूबेदार के बार बार कहने के बाद भी वह पहले बोधा को ही भेजता है और सूबेदारनी को दिए गए वचन के अनुसार बोधा सिंह की प्राण रक्षा भी करता है। अब ऐसे में आप देखें कि खुद को मृत्यु को सौंपकर अंतिम समय में सूबेदारनी के बेटे की रक्षा करना, उसके रक्षा का संकल्प लेना और बोधा सिंह के बार बार मना करने के बाद भी, क्योंकि वो निमोनिया से ग्रस्त था, जाने अनजाने, क्योंकि बोधा को पता नहीं था कि लहना सिंह ऐसा कर क्यों रहे हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था उसके बेटे को कि सूबेदारनी और इनके बीच वही पुराना प्रेम है जो आज समर्पण मांग रहा है, जो आज त्याग मांग रहा है। और उस त्याग के लिए रोचक बात यह है कि प्रेम बहुतों से त्याग मांगता है, लेकिन कहानी ये बताती है कि लहना सिंह उस उत्सर्ग के लिए, उस प्रेम के लिए तैयार बैठा है और वह मौके और अवसर की तलाश कर रहा है कि उसे उस प्रेम पर न्यौछावर करने का अगर समय मिले, अवसर मिले, तो वह अपने जीवन को कुर्बान कर देगा या अपने जीवन को त्याग देगा। तो ऐसे समय में, अंतिम समय में पूरे विश्वास से मुस्कुराते हुए वह अपने वचन का निर्वाह करता है, जिसका चित्रण कहानीकार ने बहुत ही मार्मिकता के साथ किया है और यही इस कहानी का एक उज्जवल और उदात्त पक्ष है। वह अंतिम समय में स्वप्न की भांति सूबेदारनी के वचन को याद करता है और अपने कर्तव्य बोध का निर्वाह करता हुआ खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। इस संदर्भ को बहुत ही बारीकी से गुलेरी जी ने चित्रित भी किया है और मैं चाहता हूँ कि यह उद्धरण आप पाठक ज़रूर सुने। यह उद्धरण बहुत ही मार्मिक है और इस उद्धरण को बगैर सुने आप उस कहानी से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपकी जो संपृक्तता होगी, जो आपको उसके भावनात्मक प्रवाह का एहसास हो नहीं सकता। तो मैं उस उद्धरण को पढ़ता हूँ जो इस कहानी में इस प्रसंग का है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, ये सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुर खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। अभी जो नमक हलाली का मौका वाक्य है, जो शब्द है, वो बहुत ही मार्मिक है। पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए थे पर एक भी नहीं बचा। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। अब आप ये देखिए कि तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, ये कितनी कारुणिक और कितनी
मार्मिक मांग है। आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि वाजिब है कि नहीं, क्योंकि दोनों के बीच बचपन का प्रेम था, फिर शादी हो गई, लंबा समय बीता, 25 साल गुजर चुके हैं, तो इस पर बहस कर सकते हैं। आप पाठक, आप श्रोता बहस कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जरा देखिए कि एक माँ के भीतर की जो स्थितियाँ हैं, एक ही बेटा बचा है, उसे बचाना भी है। अब कैसे बचे वो? तो जाहिर सी बात है कि जमादार को जो पहचान लेती है तो ही पुराने प्रेम के परिष्कृत और उदात्त पक्ष के दायरे में वह अपनी मांग रख देती है, और यह जानती हुए, क्योंकि वो कहती है कि सरकार ने घघरिया पलटन क्यों नहीं बना दी। घघरिया पलटन बनाने का मतलब ये है कि वह लाम पर जाना चाहती थी, लेकिन उस समय की महिलाओं को पलटन में जाने का, सेना में भर्ती होने का कोई विकल्प नहीं था। इस नाते वो कहना चाहती है कि मैं तुमसे मांग तो रख रही हूँ, मैं इस बात को समझ रही हूँ कि बहुत वाजिब मांग नहीं हो सकती, लेकिन मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरा एकमात्र बेटा बचा हुआ है जिसकी ज़िंदगी की रक्षा भी करने की जिम्मेदारी है, और तुम्हें यह जिम्मेदारी मैं सौंप रही हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कहानीकार ने बचपन के प्रेम के सामने लहना सिंह के जीवन को समर्पित करते हुए दिखाया है, जहाँ लहना सिंह का उत्सर्ग किसी के लिए भी प्रेरक हो सकता है। इस कहानी का यह कथानक थोड़ा आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन उस समय के समाज में इस आदर्शवाद की बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि खुद देश भी उस समय अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ लड़ रहा था, जहां बगैर उच्च जीवन मूल्य और आदर्श के आज़ादी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। यह कहानी विश्व युद्ध के भीतर प्रेम और उत्सर्ग के उच्च आदर्श के बीच राष्ट्रीय संदर्भ में भी त्याग व समर्पण की एक आदर्श कथा बनकर हमारे सामने आती है। अंतिम समय में लहना सिंह द्वारा सूबेदारनी को दिए गए इस संदेश की गूंज पाठक के मस्तिष्क पर देर तक बनी रहती है, जब वो कहता है कि घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। अब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। ये बात वह बोधा सिंह अपने बेटे से कहती है कि जाओ बेटा जाओ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन संदेश दे देना। यह बात वह बोधा सिंह के बेटे सूबेदार से कहती है। कोई, दोनों नहीं जानते कि क्या कहा है और किसने कहा है, लेकिन सवाल शीर्षक का यह है उसने कहा है। यहाँ जो उसने कहा है, किसने कहा है, वो उसका दिल जानता है और उधर सूबेदार नहीं जानती है। तो ये जो उसने कहा का शीर्षक यहाँ पर बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही सार्थक रूप से अभिव्यक्त होता है, जिसकी अंतर वस्तु है, जिसकी अंतर कथा है, जिसकी अर्थ गर्भित व्यंजना है, वो खुल करके सामने आती है। इसी नाते मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रेम की उच्च भूमि है जिसके लिए यह कहानी लिखी गई है। इस प्रेम में समर्पण और आश्वस्त ही नहीं, विश्वास भी है कि जो वादा किया गया उसे निभा दिया गया। यहाँ आत्मदान का सहज उल्लास है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। कठोर युद्ध भूमि पर लड़ते हुए सिपाही के पास कितना कोमल हृदय होता है, यह कहानी इस दृष्टि से भी मूल्यवान है। यह कहानी अब बतलाती है कि स्मृति में बसा हुआ प्रेम भी कितना उदात्त व आश्वस्त मूलक हो सकता है। इस कहानी के केंद्र में एक भावना है, प्रेम और उत्सर्ग की, जिससे चरित्र वातावरण की भी सृष्टि होती है। अगर आप ध्यान से इस कहानी के बारे में देखें और इसके कथानक बिंदुओं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें, तो आप देखिए कि यह कहानी कुछ निष्कर्ष देती है। पहली बात ये कि यह कहानी प्राचीन भारतीय प्रेम और मुगल कालीन युग के प्रेम चित्रण की परंपरा में लिखी गई है, जहां प्रेम के स्वरूप का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। दूसरी बात, इस कहानी में मानव की अंतः प्रकृति का सुकोमल चित्रण भी किया गया है। तीसरी बात, कहानी में आकस्मिक घटनाओं व संयोगों के माध्यम से प्रेम व उत्सर्ग की भावना को एक उच्चतर धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। इसके सहारे लेखक ने एक करुण स्थिति उत्पन्न की है, जो उस दौर की कहानियों की विशेषता भी रही है, जिसमें बंग महिला की कहानी दुलाई बाई का नाम लिया जा सकता है। अंत में इस कहानी में पारंपरिक कहानियों में आए हुए राजा रानी को छोड़कर
लोक के जीवंत चरित्रों को भी जगह दी गई है, जिससे यह कहानी आधुनिक मानस के बहुत करीब पहुंचती है। तो जो अंतर्वस्तु के बारे में मैं भी आपको बता रहा था, उस बताने के क्रम में मैंने यह आपसे जानकारी साझा की। मैंने आपको ये बताया कि यह कहानी कथानक में केवल प्रेम, क्रांति, प्रेम युद्ध के बीच ही रची जाने के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। इस कहानी का इस नाते भी महत्व है कि यह आधुनिक हिंदी कहानी का वह प्रस्थान रचती है जिसमें राजा रानी, देवी देवता, भूत प्रेत, उनसे हट करके लोक जीवन के जो साधारण से साधारण चरित्र थे उनको केंद्रीयता प्रदान की गई है। जीवित और जीवंत चरित्रों को समाज के भीतर से उठा करके साहित्य में रख दिया गया है, जिससे वह संस्कृत का हिस्सा हो सकें। इस कारण से अपने अंतर्वस्तु में यह कहानी समाज, साहित्य और संस्कृति तीनों में आवाजाही करती हुई कहानी है। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यही वह केंद्र है जिसकी वजह से गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी मात्र इस एक कहानी के कारण पूरे हिंदी जगत में अमर हैं और इस कहानी के कई अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। अब अगली इस क्रम में मैं कहानी के कथानक के साथ वातावरण का भी चित्रण करना चाहता हूं, क्योंकि आपको मैंने पहले कहा कि पहले व्याख्यान में कथानक, वातावरण के साथ साथ उनके चरित्रों की क्या भूमिका होती है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो अब आइए आपके सामने मैं कहानी के वातावरण के बारे में बताता हूँ। इस कहानी के कथानक के साथ वातावरण भी बहुत गहरे विन्यस्त है, जो किसी भी कहानी का प्राण तत्व भी हुआ करता है, आप जानते ही हैं। यह वातावरण है जो आरंभ में ही किसी पाठक को कहानी के प्रति रुचि भी पैदा करता है। कहानी आरंभ में ही एक यथार्थवादी वातावरण का चित्रण करती है, जिसमें गंभीरता, स्वाभाविकता और कौतूहल शामिल है। इस वातावरण में एक प्रकार का रंगमंचीय कौशल भी शामिल है, जो पाठक को एक तरफ कहानी की सत्यता की ओर ले जाता है, तो दूसरी तरफ उस सत्य से निकलने वाले जीवन मूल्यों के प्रति आकर्षण भी पैदा करता है। कहानी का आरंभ देखें, जहां अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का चित्रण है। यहाँ मैं इस उद्धरण को पढ़ने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या कहिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कहानी का वातावरण बहुत शानदार है। वातावरण का मतलब ये होता है कि कहानी किन परिस्थितियों में विकसित की गई है, किस परिवेश में विन्यस्त है, और कहानी पढ़ते हुए किस आंचलिकता का, किस क्षेत्रीयता का, किस भूगोल का पता चलता है। तो अभी जो मैं अगला उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसमें आप देखेंगे कि पंजाब के अमृतसर की पूरी परिवेशगत विशेषता के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक छवि भी उभर करके आती है, और उस सांस्कृतिक छवि और भौगोलिक छवि के भीतर ही यह कहानी अपना वातावरण निर्मित करती है, अपने पात्रों का आख्यान रचती है और साथ साथ अपनी अंतर्वस्तु को अभिव्यक्त भी करती है। इस नाते इस अब कहानी के इस अंश को सुने, जो कि कहानी के वातावरण को बतलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े शहरों के इक्के वालों की जबान से, कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। अब देखिए, बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर को ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब समुद्र उमड़ाकर बच्चों खालसा जी, हट्टो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हट्टो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों
के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने की पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ए नमूने सुने। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समस्त में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। अब आप देखें कि इस कहानी में पंजाबी बोली का जो मिठास और व्यंग्य है और उसके सहारे कहानीकार ने एक जीवंत और रोचक वातावरण चित्रित कर दिया है, जिससे कि कहानी के वातावरण में एक मार्मिकता आती है, एक कौतूहल आता है और एक रोचकता आती है। बम्बू काट वालों का जैसा चित्रण उन्होंने किया है वह अपने संदर्भ में बहुत ही रोचक है और इन्हीं बम्बू काट वाले पंजाबी संस्कृति के बीच में वह वाक्य आता है कि तेरी कुड़माई हो गई, जो एक तरह का वातावरण की ऐन्द्रिकता को रचता है या फिर सृजित करता है। जाहिर सी बात है कि वातावरण की सृजनात्मक शक्ति ही किसी कहानी को विश्वसनीयता प्रदान करती है। तो इस रूप में आप देखेंगे कि जो इसका चरित्र है, जो इसका वातावरण है, वह किस तरह से इस कहानी के भीतर गहरे अनुस्यूत है। हजारा सिंह का जो त्याग है, जो समर्पण है, सूबेदारनी के बचपन का जो प्रेम है, सूबेदार दोनों के बीच जाने अनजाने जो चलते रहते हैं, जो चलते फिरते चरित्र हैं, या बोधा सिंह का जो चरित्र है, यह हमारे लिए बहुत ही रोचक वातावरण और रोचक चरित्र प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर समर्पण यानी युद्ध की भूमि पर जो समर्पण की भावना है, जो प्रेम की भावना है, वह इस कहानी का एक अनूठा संदेश हमारे बीच देती है। अंत में यह कहना चाहता हूँ कि यह कहानी अपने कथानक, वातावरण और चरित्रों के महत्व के दृष्टि से एक बेजोड़ कहानी है। इसमें प्रेम के सुकोमल और युद्ध के कठोर स्थितियों के बीच जिस तरह से संतुलन बनाया गया है और जिस तरह से प्रेम की विजय दिखाई गई है, वह ही इस कहानी को अविस्मरणीय बनाती है। यह कम होता है कि कोई लेखक एक ही कहानी से अमरता को प्राप्त कर ले। इस रूप में यह एक अमर कहानी है जो मनुष्य की सामाजिक संवेदना और उसके सांस्कृतिक उत्सर्ग का खूबसूरत चित्रण करती है। इस रूप में मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूँ कि समाज में जब जब त्याग, समर्पण और उत्सर्ग की भावना की कमी आएगी, तब तब यह कहानी हमें अपनी याद दिलाती रहेगी और उन महान संदर्भों के माध्यम से हमारे भीतर, हमारे अंतर्मन में ध्वनित होती रहेगी, बार बार सुनाई देती रहेगी, जिनसे यह कहानी रची गई है, जिनसे यह कहानी विन्यस्त है। तो आपने इस व्याख्यान को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।